हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, मोशन चैप्टर हम एस-चांद से फिनिश कर चुके हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को एस-चांद बुक से हम सॉल्व कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइजेस। अब पेज नंबर 56 अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 37 मिलेगा, डिफाइन द टर्म फोर्स। तो यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इस वीडियो में। बट इसके पहले कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए या मोशन चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो यूट्यूब पे आप टाइप करिए मोशन एस-चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। और हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो यूट्यूब पे आपको बस चैप्टर का नाम लिखना है और सॉल्यूशंस बाय 2। जैसे मान लो आपको मोशन चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो लिखिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है। तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके पहले के वीडियोस आप जाइए यूट्यूब पे टाइप करिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एस-चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो इसके पहले के वीडियोस आपको एस-चांद के मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिफाइन द टर्म फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है? अब आपको पता है कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इस ऑब्जेक्ट को या तो आप पुश करो या तो इसको पुल करो, ऐसे करके, या तो इसको धक्का दो। ये जो आप धक्का देते हो, ये जो पुश है, ठीक है ना, ये जो पुश है या जो पुल है, आप बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पकड़ के खींचते हो, ठीक है, आप या कोई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इसको पुश करो या पुल करो, तो पुश और पुल ही क्या है, फोर्स है, तो बहुत इजी है। अब देखो फोर्स को हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस आंसर में यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स को हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं। अगर आपको फोर्स को क्वांटिफाई करना हो, यानी कि फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पता करना हो कि फोर्स कितना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता है, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये बात भी आप यहां पर लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को कैपिटल एन से हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मास को किलोग्राम में मेजर करते हो आप, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हो, उसी तरीके से फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हो। और फोर्स क्या है, फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ये स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि आपने फोर्स लगाया तो आपसे पूछेंगे कौन सी डायरेक्शन में लगाया, तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला है, ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं, ठीक है। नंबर 1, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब आपको भी पता है, अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है, कोई बॉडी है जो स्टेशनरी है ऐसे रेस्ट पे, ठीक है, अगर आप इस पे फोर्स लगा दोगे तो ये चल सकती है, ऑब्वियसली मोशन कर सकती है। ये देखिए मूव कर सकती है, स्टेशनरी बॉडी, मैंने फोर्स लगाया, मोशन कर रही है, ठीक। तो फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी। नंबर 2, इट कैन स्टॉप्स अ मूविंग, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ओके स्टूडेंट्स। कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है और उसके ऊपर अगर फोर्स लगा दिया जाए तो स्टॉप हो सकती है, ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए बच्चों की एक ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है आपके प्लेग्राउंड का सरफेस है, ये एक बॉल है। बॉल को आपने इस तरीके से, क्रिकेट बॉल है, ओके, तो बॉल को आपने इस तरीके से पीछे से पुश किया तो ये बॉल लुढ़कते हुए इस तरीके से जा रही है, ठीक। ये ऐसे मोशन कर रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो, एक बार आपने ऐसे धीरे से मारा इसको, ये जाके यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, ठीक। आपने इसको फोर्स लगा के भेजा था, अब ये स्टेट ऑफ मोशन में थी, लेकिन ये क्यों स्टॉप हो गई? तो जवाब है बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 अनबैलेंस फोर्स लग रहे थे। कौन कौन सा? एक तो एयर रेजिस्टेंस, इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और यहां पर देखिए बॉल के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस भी एक तरीके का फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल जब आप ऐसे चलोगे तो आपको इस डायरेक्शन में ऐसे पुश करेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरीके से लग रहा है, ओके। तो ये देखिए, तो ये बॉडी मोशन कर रही थी और ये अब स्टॉप हो सकती है, ठीक है, ऑब्वियसली। या सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपने ऑब्जेक्ट आ रहा है का मतलब है, मान लो कोई बाइसाइकिल ही आ रही है, चलो आपके फ्रेंड की कोई बाइसाइकिल आ रही है, वो बाइसाइकिल से आ रहा है, ऐसे आपने हाथ लगा दिया, हाँ ज़्यादा तेज ना आ रही हो वरना आप उतना फोर्स तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे से बाइसाइकिल आ रही है, ऐसे आपने आगे से फोर्स लगा दिया, तो मूविंग बॉडी पे फोर्स लगा के उसको रोका जा सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलती हुई कोई कार है, ठीक है, वहां पे आप ब्रेक अप्लाई कर देते हो, तो ब्रेक अप्लाई करते हो तो कार का जो भी मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है कार में जो ऐसा एक मैकेनिकल सिस्टम बनाया गया है जो कि कार पर फोर्स लगाता है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कार का मोशन बंद हो जाता है, ठीक है। यानी कि कार मूव कर रही थी, अब वो स्टेशनरी हो जाएगी, यानी कि रेस्ट पे आ जाएगी। तो बस यही बात लिखा है कि आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जाम में, बस आपको जस्ट यहां पर ये सारे 5 के 5 पॉइंट लिखने। इट कैन स्टॉप सम मूविंग बॉडी। नेक्स्ट है 3, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ओके। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये आपके फ्रेंड की साइकिल है, अब वो अपनी साइकिल से जा रहा है, ठीक, ये मोशन की डायरेक्शन है,
ओके स्टूडेंट्स। और मान लो कि आपके फ्रेंड की मोशन की डायरेक्शन ये है, और इस टाइम आपके फ्रेंड की साइकिल की जो स्पीड है मान लो वो है क्या 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो बहुत तेज जा रहा है भाई, थोड़ा स्लो कर लो इसकी स्पीड को ठीक है ना। ओ 1 सेकेंड। मान लो आपके फ्रेंड की जो साइकिल की स्पीड है मान लो वो है 2 मीटर पर सेकेंड, मान लो। ओके स्टूडेंट्स, अब सोचो अगर आप यहां से आके पुश कर दो इसको पीछे से, ऐसा पुश कर दो साइकिल को, साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है, आपने पीछे से धक्का लगा दिया। जैसे आप पीछे से पुश करोगे, पुश क्या एक तरीके का फोर्स है, जैसे आप पुश करोगे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप खुद एहसास करो इस चीज को, ये साइकिल से जा रहा था कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, आप पीछे से दौड़ते हो, आपने धक्का लगा दिया इस तरीके से। जैसे ही आप पुश करोगे इसकी स्पीड क्या होगी, 2 से बढ़ के सपोज 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ये देखिए स्पीड इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई जो पुश है यानी कि जो फोर्स है, क्योंकि फोर्स क्या पुश या पुल है, ठीक, तो फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। ये देखिए ये आपका एग्जांपल रहा। इसी तरीके से इसी में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड की बाइसिकल इस डायरेक्शन में जा रही थी ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। ओके, ये मोशन की डायरेक्शन है। और अब आपने क्या किया, आपने पीछे से इस बार पुश नहीं किया, उसका जो पीछे का साइकिल का कोई पोर्शन पकड़ के आपने ऐसे पुल कर लिया, पीछे की तरफ खींच लिया। ठीक है, तो यदि आप ऐसे खींच लोगे पीछे, ये आपने ऐसे पुल कर लिया। अब पुल क्या एक तरीके का फोर्स, यानी कि आपने ऐसे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या होगा सोचो। मान लो इसकी स्पीड कितनी थी, पहले इसकी स्पीड कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड, अब इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। स्पीड इसकी स्लो हो गई। लीजिए क्या दिक्कत है, यहाँ फास्ट हो गई, पीछे पुश पुश किया, यहाँ पुल किया। ठीक है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है। यस सर, स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये एग्जांपल है, इसलिए हमने यहां पर लिखा हुआ है क्या कि यस इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। यदि कोई बॉडी मूव करी तो उसकी स्पीड ये चेंज कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें हो गई। इसके बाद देखिए जरा यहां पर ये लिख लेना, एफ इज इक्वल्स टू एम में फोर्स को क्वांटिफाई करने का तरीका है। ओके, सो नाउ अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप क्या एक्सप्लेन करोगे। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स लगाने से उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है जब आप फुटबॉल खेलते हो। ठीक, जब आप फुटबॉल खेलते हो तो आपने देखा है, मान लीजिए कि यहां से फुटबॉल आ रही है इस डायरेक्शन में, और आप यहां पर खड़े हुए हो और आपने इसको किक कर दिया। जब बॉल ऐसे यहां पहुंचती है, अभी मोशन की डायरेक्शन ये है, पॉइंट ए से बी की तरफ, ये ए है और ये बी, पॉइंट ए से बी की तरफ मोशन की डायरेक्शन। जैसे ही आपने किक किया ये बॉल इधर चली गई, ये देखिए। ठीक है, ये बी से सी की तरफ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जब आपने किक किया, किक करने का मतलब क्या है, आप इसको पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, यानी कि एक फोर्स लगा रहे हो, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन ऐसे थी, अब डायरेक्शन इधर हो गई। पहले ए से बी की तरफ थी, अब बी से सी की तरफ हो गई। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। उसके बाद इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, देखो बच्चों इसका एग्जांपल देख सकते हो आप। एक स्प्रिंग ले लीजिए। ठीक है, स्प्रिंग आपने देखा है, नहीं देखा है तो गूगल करके देखिए स्प्रिंग कैसा दिखता है। स्प्रिंग सबने देखा होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरीके से स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, और अभी इसका शेप एंड साइज ऐसा है, ये आपको दिख रहा है। ठीक, ये इतना साइज है और शेप इसका है कि ये हेलिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हेलिकल जो छल्ले टाइप के यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत पास पास है। जैसे ही आपने इसको पकड़ के खींचा, मान लो आपने एक फोर्स इधर से लगाया F1 इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स इधर लगाया F2 इस डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे, और मान लो F1 F2 आपस में इक्वल है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें बैलेंस फोर्स का यहाँ पे एग्जांपल देना। बैलेंस फोर्स ही जो होते हैं वो हमेशा, बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। तो मान लो 5 न्यूटन आपने इधर लगाया, 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन मान लो आपने इधर लगाया, तो बच्चों नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। 5 5 कर देंगे कैंसिल। तो ये बैलेंस फोर्सेस के भी एग्जांपल है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखा होगा तो आप समझ रहे होगे, मतलब पूरा सीरीज अगर आप देख रहे होगे इसका प्लेलिस्ट, तो आप समझ रहोगे। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। नहीं पता है तो पहले के क्वेश्चन देखिए। ओके ना, वापस आते हैं। तो ये बैलेंस फोर्सेस शेप और साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप ध्यान से बच्चों चेक करो जरा, ये देखिए ये ऐसे एलोंगेटेड हो जाएगी स्प्रिंग पे, ऐसे पकड़ के खींचा आपने, बैलेंस फोर्स है, तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर 0 है, 5 5 कैंसिल। लेकिन बैलेंस फोर्सेस क्या कर सकते हैं, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये ऐसे एलोंगेटेड हो जाएगी, ये देखिए, ये लीजिए क्या शेप चेंज हो गया। यस सर, क्यों, पहले दिखने में, शेप का मतलब दिखने में वो कैसा लग रहा है, पहले दिखने में ऐसे थे, ये छल्ले पास पास थे, खींच दिया आपने, अब ये छल्ले जो है यानी कि जो हेलिक्स है इसका, ये क्या हो गया, ऐसे दूर दूर हो गया, तो शेप तो चेंज हो गया। क्या साइज चेंज हो गया, यस सर, यस सर, यस सर, साइज चेंज हो गया। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, x यूनिट्स, अब इसकी लेंथ x से बढ़ के कितनी हो गई, y यूनिट। तो शेप भी चेंज हो गया और
साइज भी इसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। तो ये आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव टू स्पीड अप, यही सारी बातें लिखी हैं। अगर रुका है तो चलने लगेगा, मूव करने लगेगा, स्पीड उसकी बढ़ सकती है, स्पीड उसकी स्लो डाउन हो सकती है। जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं वो शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, और फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स को क्वांटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, F = m में। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच वेयर, एक एक एग्जांपल देने। नंबर 1 ए पार्ट, अ फोर्स मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी। एक ऐसा आपको एग्जांपल देना है जिसमें फोर्स स्टेशनरी बॉडी को मूव कर रहा हो। तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप बोल सकते हो कि भाई कोई फुटबॉल है, ठीक है, और ये फुटबॉल अभी ग्राउंड पे ऐसे रखी हुई है रेस्ट पे, और हमने इसको किक कर दिया। किक करने का मतलब आप पुश कर रहे हो, पुश या पुल क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक। तो बस आपने इसको पुश किया, यानी कि इस पे फोर्स लगाया, अब ये मूव करने लगी। ऐसा एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा एग्जांपल आप ये दे सकते हो कि कोई कार है, ठीक है, और ये कार अभी रेस्ट पे, और जैसे आपने कार को स्टार्ट किया और इसमें गियर लगाया, तो इंजन का जो मैकेनिज्म है, यानी कि इंजन पूरी बॉडी, कार की बॉडी पे फोर्स लगाएगा। इंजन फोर्स लगा सकता है, हमें पता है। तो इंजन पूरी कार की बॉडी पे फोर्स लगाएगा और ये कार आगे की दिशा में चलेगी। ओके, तो ये देखिए, यही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। पार्ट ए का आंसर आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको बताओ, ठीक है। द फोर्स ऑफ एन इंजन, कह रहा है अ फोर्स मूव्स अ स्टेशनरी बॉडी। इसमें हमने एग्जांपल दिया फोर्स ऑफ इंजन। इंजन जो फोर्स अप्लाई करता है कार के ऊपर, इससे स्टेशनरी कार चलने लगती है, मूव करने लगती है। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई कार चलने लगती है। ओके, तो फोर्स ऑफ इंजन, फोर्स ऑफ इंजन यहाँ पे एग्जांपल है जो स्टेशनरी कार को क्या करेगा, मूव कराएगा। ओके, नाउ पार्ट बी, अ फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको एक एग्जांपल देना है जिसमें कोई ऐसा फोर्स लग रहा हो जो बॉडी को, चलती हुई बॉडी को रोक दे। तो बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पर, आप फिर से ही बता सकते हो। अभी तक कार मोशन में थी, ठीक है, मान लो ये कार मोशन में, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया, इसका इंजन गियर लगाया, अब ये चल रही है। अगर आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो जो ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है, अब कार का जो भी मैकेनिज्म होता हो कि ब्रेकिंग लगाने से उसमें किस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, तो वो सब तो हमें नहीं देखना है। लेकिन जो भी ब्रेकिंग सिस्टम का फोर्स है, यानी कि ब्रेक्स अप्लाई करने पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है, उससे कार मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। तो पार्ट बी में हमने आंसर दिया फोर्स ऑफ ब्रेक्स। ध्यान दीजिएगा, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ ब्रेक्स कैन स्टॉप अ मूविंग कार। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट, अ फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें कोई फोर्स लग रहा हो, मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर रहा हो। तो ये बहुत इजी है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई बाइसाइकिल है, ओके, कोई बाइसाइकिल है, ये ग्राउंड है, और इस पे बाइसाइकिल आपका दोस्त, आपका कोई फ्रेंड इस डायरेक्शन में चला रहा है, इस बाइसाइकिल को मोशन करा रहा है। लेट अस से आपके दोस्त की स्पीड अभी कितनी है, आपके दोस्त की साइकिल की स्पीड है लेट अस से 2 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब आपने क्या किया, आप पीछे से आए, आपने पुश कर दिया इसको। यहाँ से पुश करने का मतलब है आपने एक फोर्स लगा दिया। अब आप खुद सोचो क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है। ऐसा पुश करोगे आप खुद ही देखोगे और तेजी से जाने लगता है, यानी कि इसकी स्पीड पीछे से पुश करने पर सेम डायरेक्शन में जिधर मोशन कर रहा है उधर ही आप इसको पुश कर दो, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये लीजिए स्पीड इंक्रीज हो गई। अब इसी का रिवर्स केस, अगर आपका दोस्त जा रहा है इस तरीके से, ओके, पुश की जगह, ये अभी इसकी स्पीड कितनी है आपके दोस्त की, लेट अस से 3 मीटर पर सेकेंड है इसके साइकिल की स्पीड। अब आपने क्या किया, पीछे पुल कर लिया, ये मोशन की डायरेक्शन इधर है, ये मोशन है, ठीक, मोशन इधर कर रहा है, इधर से आपने पुल कर लिया, ये देखिए पकड़ के ऐसे खींच लिया पीछे। तो क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सपोज 3 से डिक्रीज होकर स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या कि आपकी जो बाईसाइकिल की स्पीड है एक बार इंक्रीज हो रही पुश करने पर, और पुल करने पर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर पुश और पुल वाला जो फोर्स है वो स्पीड को चेंज कर रहा है, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, पुश में इंक्रीज पुल में डिक्रीज। तो ये एग्जांपल दे सकते हो, आप अपने मन से लिख सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, कह रहा है सपोज वन इज राइडिंग अ बाइसाइकिल एट अ सर्टेन स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से कोई बाइसाइकिल चला रहा है। नाउ इफ समवन पुशेस द मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से अगर कोई पुश करता है, देन द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इंक्रीजेस एंड इट विल मूव फास्टर, और इस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और बाइसाइकिल और तेजी से चलने लगेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ समवन पुल्स द मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, अगर कोई पुल करता है, देन स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल डिक्रीजेस एंड इट विल मूव स्लोअर। दस, अ पुश और पुल
ठीक है, पीछे से खींचोगे स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यही सारी बातें आपको यहाँ लिखी हुई है बच्चों। दस पुश और पुल कैन चेंज स्पीड ऑफ द मूविंग बाइसाइकिल एज पुश और पुल इज अ फोर्स। आपको बताना पड़ेगा कि पुश और पुल एक तरीके का फोर्स होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई पुश किया या पुल किया। पुश करने का मतलब भी फोर्स लगाया, पुल करने का मतलब क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो पुश और पुल है ये क्या एक तरीके का फोर्स है। तो यहाँ पुश या पुल करने से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर रही थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल और एनी अदर मूविंग बॉडी। बाइसाइकिल का जस्ट हमने एग्जांपल लेके बताया, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। पार्ट डी में कह रहा है अ फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ओके, किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो ऐसा फोर्स आपको बताना है कि कोई फोर्स लग रहा हो और वो मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो। तो यहाँ पे आप प्लेग्राउंड में फुटबॉल का एग्जांपल दे सकते हो। ये देखिए, मान लीजिए कि प्लेग्राउंड में फुटबॉल का मैच चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, मान लो आप भी मैच खेल रहे हो। ठीक है, और सामने से फुटबॉल आ रही है ये इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक, ये ऐसे फुटबॉल आ रही और आप यहाँ पर खड़े हो, आपने इसको किक कर दिया। जैसे ही आपने इसको किक किया, अभी ये पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही थी, आपने किक किया, अब ये बी से सी की तरफ चली जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो इसको पुश दे रहे हो, फुटबॉल को जो किक कर रहे हो यानी कि जो पुश कर रहे हो, ये पुश क्या कर रहा है, इसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, पहले बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही, तो डायरेक्शन यहाँ चेंज हो रही। अब ये ऐसे ही नहीं चली जा रही, ये डायरेक्शन, ये देखिए ये इधर हो गई, चेंज हो गई। तो बस ये एग्जांपल दे सकते हो आप फुटबॉल वाला, या यहां पर एक एग्जांपल लिखा, आप इसको दे सकते हो। कह रहा है इफ वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ टुवर्ड्स द स्मोक राइजिंग अप फ्रॉम अ बर्निंग इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, देन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ स्मोक चेंजेस। इन दिस केस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लोइंग एयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग स्मोक। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है, आप इसको भी बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लो अगरबत्ती जो होती है आपने देखा होगा। ठीक है, अगरबत्ती, ये इस तरीके से अगरबत्ती है और ये अगरबत्ती में से स्मोक निकल रहा है। ये देखिए, ये जो स्मोक निकलता है यहाँ से, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक, ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं। अब आप यहाँ पर हो स्टूडेंट्स, और आपने क्या किया, आपने यहाँ से एयर ब्लो कर दी, इस तरीके से फूंक लगा दी, ऐसे फूंक लगा रहे हो। तो आप ये एयर, ये जो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल, इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये पार्टिकल अब इधर मूव होके इधर आ जाएंगे। तो आप क्या देखोगे, जो स्मोक, जो धुआं जिसको आप बोल सके, जो धुआं आपको पहले यहां दिख रहा था, अब उसकी नई पोजीशन यहां पर है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक, पोजीशन चेंज होने का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक, डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, थोड़ा सा देखिए, पहले ये इस दिशा में ऊपर जा रहा था और आपने ऐसे फोर्स लगा दिया, तो इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले ये एक पार्टिकल पकड़ लो, कोई एक पार्टिकल पकड़ लो, कोई ये वाला पार्टिकल। ठीक, ये ऐसे मोशन कर रहा था पहले, आपने इधर से फूंक लगा दी, अब इसका मोशन ऐसे हो गया। देखिए पहले उधर थी डायरेक्शन, अब ऐसे हो गई डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। तो फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो। फुटबॉल वाला मुझे ज्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है, वो आप बता सकते हो एग्जाम में। सो अब आप देख लो बच्चों, या पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इफ वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, बहुत इजी है। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, कह रहा है कि अ फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको शेप और साइज चेंज करने का एक एग्जांपल बताया था। क्या बताया था, स्प्रिंग का एग्जांपल बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ये कोई स्प्रिंग है इस तरीके से, ये कोई स्प्रिंग है, हेलिक्स शेप होता है इसका, ये ऐसे छोटे छोटे छल्ले हैं इसमें गोल गोल, और ये ऐसे पास पास है। तो अभी इसका शेप और साइज आप देख ही रहे हो, है ना। शेप का मतलब इसकी बनावट कैसी, ये गोल गोल छल्ले इसमें हेलिक्स पास पास, और साइज का मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है सपोज x अभी। ठीक, अब मान लो आप इस पे बैलेंस फोर्स लगाते हो। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे फोर्स जिनका नेट फोर्स कितना आता है, ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है, 0। समझाता हूं, मान लो इधर से आपने लगाया कितना, 5 न्यूटन का फोर्स F1 और इस डायरेक्शन में। ठीक, और इस डायरेक्शन में आपने, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप डायरेक्शन की भी बात करोगे। ठीक, तो और यहां से लगाया आपने F2 इज इक्वल्स टू -5 न्यूटन। -5 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये इधर है तो प्लस का, ये इधर है तो माइनस का। लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया था, बट आपको लगाना चाहिए, ये प्लस का ये माइनस का, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, सेम बॉडी के ऊपर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन नेट फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर, 0 आ जाएगा। +5 -5 कैंसिल, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल हैं। अगर ये दोनों बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल हैं तो ये कर क्या रहे हैं, तो जवाब है ये, आपको पता है बैलेंस फोर्स क्या कर सकते हैं, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ये स्प्रिंग खिंच जाएगी इस तरीके से, ये लीजिए एलोंगेटेड हो गई है, ये छल्ले दूर दूर हो गए, ये देखिए अब इसका शेप चेंज हो गया। यस सर, शेप का मतलब दिखने में कैसा लग रहा था, दिखने में पहले छल्ले इसके पास पास थे, ये जो हेलिक्स था इसका पास पास था, अब ये हेलिकल शेप ऐसे, जो हेलिक्स हैं इसके ये ऐसे दूर हो गए, ये जो छल्ले बने हुए हैं। ठीक, ये ऐसे दूर हो गए, और पहले इसकी लेंथ कितनी थी x, अब लेंथ कितनी हो गई y।
ठीक है, तो यहां से y इज ग्रेटर देन x, तो आप देख सकते हो लेंथ के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं साइज की बात करना चाहता हूं। साइज चेंज हो गया, साइज का मतलब लेंथ, शेप का मतलब इसकी बनावट, बनावट भी इसकी चेंज हो गई, पहले छल्ले पास पास थे अब दूर दूर हो गए, शेप चेंज हो गया, लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई यानी कि साइज चेंज हो गया। क्या दिक्कत है बताइए? ठीक, तो ये एग्जांपल दे दो स्प्रिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, बैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल है ये, इसने शेप और साइज चेंज कर दिया, क्या दिक्कत है? और एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक, आपने देखा होगा जो पॉटर होता है, ठीक है, यानी कि जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, जो गीली मिट्टी लेके वो इस तरीके से पॉट को बनाता है, इस तरीके से अपने हाथ से वो उसको शेप देता है, फोर्स लगा लगा के, है ना। तो गीली मिट्टी जो होती है उसका शेप चेंज हो जाता है, वो मिट्टी के बर्तन के शेप में आ जाती है, तो अपने हाथों से इस तरीके से जो फोर्स लगाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, उस फोर्स की वजह से क्या होता है, उसके शेप में और साइज में चेंज आ जाता है, किसके, जो गीली मिट्टी होती है। ठीक, गीली मिट्टी ली उसने पहले, ये ऐसे गीली मिट्टी, कभी आप गूगल करके देखिए किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये ऐसे गीली मिट्टी है, और इसको लिया, जो भी उनका सिस्टम होता है आपने देखा होगा, ये इससे पॉट बना दिया ऐसे, इसको घुमा घुमा के मिट्टी को किसी हाँ बेस के ऊपर, तो आप देखिए कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे भी इस गीली मिट्टी के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है पॉटर के द्वारा। ओके, तो इसका शेप और साइज दोनों चेंज हो गया। ठीक, पहले ये ऐसी दिख रही थी, अब ये ऐसी दिख रही है, पहले इसका साइज इतने में था, अब इसका साइज इतने में हो गया। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होगे। कुछ भी एग्जांपल दे दो, स्प्रिंग वाला तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ये दे दो, या फिर यहाँ पर ये दे दो जो मैंने आपको बताया पॉटर वाला, कह रहा है द शेप ऑफ नीडेड वेट क्ले, गीली मिट्टी, नीडेड वेट क्ले मतलब सनी हुई गीली मिट्टी। ओके, चेंजेस व्हेन अ पॉटर कन्वर्ट्स इट इनटू पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ओके, दिस हैपेंस बिकॉज द पॉटर अप्लाइज फोर्स, ठीक है, ऑन द नीड वेट क्ले। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैलेंस फोर्सेज एंड अनबैलेंस फोर्सेज? देखिए बच्चों, इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए बैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं, एग्जांपल आप समझो। देखो, मान लो कि ये एक सरफेस है, ठीक, और इस सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा है। अब ध्यान से सुनो, बॉक्स का वेट लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। सुन लो, ये बॉक्स का जो वेट है, वेट क्या होता है? वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ, अर्थ धरती माता, ठीक, वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मतलब बॉक्स रखा है, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। तो बॉक्स जो है अपने वेट की वजह से टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बॉक्स है, ठीक, बॉक्स ने टेबल को दबाया अपने वेट से। मैं ब्लू कलर से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देखिए, बॉक्स का वेट लग रहा है नीचे, ये ऐसे टेबल के ऊपर, ठीक। वेट क्या होता है? जितने फोर्स से अर्थ इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये वेट हो गया। इसको डब्ल्यू से दिखा देते हैं। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है। अब होगा क्या, जब ये बॉक्स अपने वेट की वजह से इस सरफेस को दबाएगा ऐसे, तो ये सरफेस क्या करता है? रिएक्शन देता है इस बॉक्स को। बॉक्स ने सरफेस को दबाया, सरफेस बॉक्स को ऊपर दबाएगा। तो ये जो सरफेस ने बॉक्स को दबाया, इसका जो वेट है, इसकी हम बात यहां पर करी हमने। तो बॉक्स ने क्या किया? सरफेस को दबाया, तो सरफेस ने रिएक्शन दिया। ध्यान दो, अब रिएक्शन किसको मिला? बॉक्स को। ये जो बॉक्स है, रिएक्शन किसको मिला? बॉक्स को। तो ये मिल गया रिएक्शन बॉक्स को, ठीक। इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स। किसने दिया? ग्राउंड ने या सरफेस ने, ठीक है। अब सुनो, अब आप इस ग्राउंड को मत देखो, बस आप बॉक्स को देखो, ध्यान से बॉक्स को देखना है बस, और किसी को नहीं। बताओ बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं? बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। कौन सा? एक तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और दूसरा लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब बॉडी का वेट, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये लग रहा है वेट। अब आप बोलोगे वेट तो सरफेस पे लग रहा है। हाँ भाई, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वेट आ तो सरफेस पे रहा है ना, तभी तो सरफेस ने रिएक्शन दिया। तो इस बॉक्स को रिएक्शन कैसे मिल रहा है वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि बॉक्स का वेट किसके, बॉक्स का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपने वेट से बॉक्स क्या कर रहा है? सरफेस को दबा रहा है, तभी तो सरफेस रिएक्शन दे रहा है, ठीक। पर अगर हम वेट की बात बोलें कि वेट लग कहाँ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि इस बॉक्स पे, तो नीचे की डायरेक्शन में ये वेट ऐसे लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, लग रहा है। अब ये बॉक्स रखा हुआ है, क्या इस पे फोर्स काम कर रहे हैं? यस सर। कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 2। मतलब किसके कितने फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं? 2 फोर्स। कौन कौन से? फोर्स ऑफ रिएक्शन और वेट। पर ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल होती है और ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल। सुन लो, ये वाली वर्टिकल है और ये वाली क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये बॉक्स चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि रिएक्शन फोर्स ने इस वेट को क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। मतलब समझो, इस तरीके से समझो कि रिएक्शन मान लो 5 न्यूटन का, अरे मान लो भाई,
रिएक्शन 5 न्यूटन का, और रिएक्शन 5 न्यूटन का हुआ क्यों? क्योंकि वेट भी कितने का था? 5 न्यूटन का। तो एक को आप प्लस से दिखाओगे, एक को माइनस से दिखाओगे। मान लो ऊपर वाले जो फोर्स है उसको प्लस से दिखाया तो रिएक्शन फोर्स +5 हो गया और वेट हो गया -5। अब बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें नेट फोर्स कितना लग गया? नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उसका नेट फोर्स कितना है? तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? चेक कर लीजिए, +5 ऊपर और प्लस करेंगे इसमें -5 नीचे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। चेक कर लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 5 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्स जो है, रिएक्शन फोर्स और वेट वाला फोर्स, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आप इसको बोलते हो, जो इसका वेट लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, यानी कि इसका नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो ये बैलेंस फोर्सेस के एग्जाम्पल है। कौन कौन? रिएक्शन फोर्स और वेट। यहाँ पर रिएक्शन फोर्स और वेट क्या है? बैलेंस फोर्सेस के एग्जाम्पल है। तो बताओ बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका नेट फोर्स कितना होता है? 0। यहां पे नेट फोर्स क्या आ रहा है? 0। किसका किसका नेट फोर्स 0 आ रहा है? रिएक्शन का और वेट का। इसलिए रिएक्शन और वेट क्या है? बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी फोर्स बैलेंस होंगे तो बॉडी मोशन नहीं करेगी। ये देखिए बॉडी मोशन नहीं कर रही है, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक। बॉडी की स्पीड में कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी और एग्जांपल से बताता हूं, रुक जाइए जरा। अब सुनो, मान लो इस बॉक्स को मैंने पुश किया, तो जब मैं इसको ऐसे पुश करूंगा तो इसकी पुश की डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि पुश क्या एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। तो पुश वाला फोर्स किधर लग रहा है? राइट हैंड साइड। ध्यान से चेक करो, पुश वाला फोर्स किधर लग रहा है? राइट हैंड साइड। ये पुश है। जब इसको इधर पुश करोगे तो आपको पता है क्या कि जो बॉक्स है और ये सरफेस है, ठीक है, बॉक्स और सरफेस के बीच में एक तरीके का फोर्स काम करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिधर आप पुश कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है। आप कभी भी देखिएगा, जब ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसको आप जब पुश कर रहे हो ऐसे, जब आप पुश करोगे तो ये स्टार्टिंग में नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसको चलने नहीं देता। हाँ वो अलग बात है, ज़्यादा तेजी से फोर्स लगा दोगे तब तो चलना ही लगेगा, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं? तो अभी मान लो आपने ऐसे पुश किया, बहुत हल्के से पुश किया इसको, तो इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगेगा पुश के ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताओ, ये पुश और ये फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है? बैलेंस फोर्स के एग्जांपल। अभी चल नहीं रही है बॉडी, मान लो कि जितना पुश किया उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो गया, तो पुश वाला फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो मैंने पुश किया 1 न्यूटन का, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना पैदा हो गया? 1 न्यूटन का। और -1 न्यूटन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो यहां पर नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, जो एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाले जो फोर्सेस हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको हम खड़े खड़े वाले फोर्स, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ये वर्टिकल डायरेक्शन में और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ गया? कितना आ गया? जाके चेक करिए, +1 राइट में, और प्लस करेंगे इसमें -1, आंसर आएगा फिर से 0। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो पुश है, ये भी किसका एग्जांपल है? बैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल है, क्योंकि इनका नेट भी कितना आ गया? 0। अब इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं जाके देखिए, टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? रिएक्शन, वेट ऑफ द बॉडी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पुश, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये चारों फोर्स किसके एग्जाम्पल है? ये चारों के चारों फोर्स किसके एग्जाम्पल है? बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर हम पूछें कि इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा है, तो कहने के लिए तो 4 फोर्स लगे हैं, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, ठीक। लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 0, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो याद रखिएगा, व्हाट आर बैलेंस फोर्सेस? सो द आंसर इज, इफ द रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट का मतलब नेट फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट, यानी कि उनका नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। और जब आप एग्जाम्पल की हेल्प से एग्जाम में बताओगे तो एग्जाम्पल आपको यही बताना है, ये वाला आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करना है कि बॉक्स कहाँ रखा हुआ है? एक टेबल पे, उसको हमने हल्का सा पुश किया और ये चलता नहीं है, जब ये नो मोशन की डायरेक्शन में है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ऐसा होता है। ये एक्सप्लेन करोगे। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको मैं आपको एग्जाम में लिखने के लिए मना करता हूँ, मत लिखो इसको। लिखना हो तो लिख दो, कोई क्रॉस नहीं करेगा, बट ये ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आता है बैलेंस फोर्स में। देखो कह रहा है व्हेन वी पुश अ कंक्रीट वॉल विद आवर हैंड्स द वॉल डजंट मूव। हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं। एक कंक्रीट वॉल, उसको ऐसे दबा रहे हैं हाथ से, ये देखिए कंक्रीट की वॉल है। अरे भाई, जो कंक्रीट की बनी दीवारें होती हैं आपके घर में, जो दीवारें, उसको ऐसे ऐसे दबाओ उसको, क्या वो मूव करने लगेगी? नहीं। तो जब आप उसको ऐसे दबाते हो, पुश करते हो, तो आपने फोर्स लगाया, यस सर, जरूर आपके फोर्स को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। अब वो फोर्स कौन से फोर्सेस होते हैं जो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है, बस यही यहाँ पर कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका डिटेल करना नहीं चाहते हैं। देखिए
ये वॉल है, आप इसको ऐसे पुश कर रहे हो, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो जब आपने इसको ऐसे पुश किया तो मान लो आपने 5 न्यूटन लगाया, तो इस 5 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए इस वॉल के अंदर जो कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे फोर्सेस बना लेते हैं वॉल के ऊपर। आपको देखना, कुछ लोग रिएक्शन फोर्स के बारे में सोच रहे होंगे, हाँ भैया रिएक्शन फोर्स तो आपके हैंड पे लगेगा, हैंड की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वॉल की बात कर रहा हूं। वॉल पे देखो कितने फोर्स लगे, एक तो आपने लगाया, यस सर। जब आपने लगाया तो वॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते कि आप फोर्स लगाओ, तो वो आपको अपोजिशन देते हैं, मतलब आपके फोर्स को अपोजिशन देते हैं, ठीक है। अब हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपका, 0 वॉल के ऊपर। तो इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन ना करके यहां पर क्या लिखा गया, व्हेन वी पुश अ कंक्रीट वॉल विद आवर हैंड्स the wall doesn't move. This is because the force by us is balanced by the other forces acting on the wall. हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो वॉल में जो दूसरे टाइप के कुछ फोर्सेज होंगे, अब उनको हमें नहीं यहाँ पे उसमें दिमाग लगाना है ज्यादा, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। जो दूसरे टाइप के फोर्सेज है वो आपके द्वारा लगाए गए फोर्सेज को बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए वॉल चलती नहीं है, ठीक। अब उसमें बहुत कुछ होता है, वॉल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो, दुनिया भर की चीजें, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। ये वाला एग्जांपल बेस्ट है आपका, आप ये लिख दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक, ओके। तो ये चीज है, तो याद रखिएगा जो बैलेंस फोर्सेज होते हैं, है ना, वो स्टेशनरी बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, जो बैलेंस फोर्स होंगे कैन नॉट मूव स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। और अगर कोई बॉडी चल रही होती है तो उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टॉप मूविंग बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी जा रही है ना, उसको ये स्टॉप भी नहीं कर पाएंगे बैलेंस फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी जा रही कांस्टेंट स्पीड से, अब आप भी सुपरमैन हो, मैं भी, दोनों आके इस पे कूद गए एक साथ आपने मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही, 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक, ओके। आपने इसको इधर खींचा, मैंने इसको इधर खींचा, सेम फोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इस पे। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0, जैसे जा रही थी वैसे ही जाती रहेगी, ठीक। तो हम और आप इसके ऊपर कूद गए, पकड़ के आपने इधर खींचा 5 न्यूटन से, मैंने इधर खींचा, और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, इसकी स्पीड कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नेट फोर्स फिर क्या हो गया, 0। आपके 5 मेरे 5 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो मैंने जो और आपने जो फोर्स लगाया था अपोजिट डायरेक्शन में, वो किसके फोर्स है, किसके एग्जांपल है, बैलेंस फोर्स है, क्योंकि इसका नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जा रही थी वैसे ही जा रही। यानी कि दो बातें पता चल गई कि बैलेंस फोर्स, एक तो स्पीड नहीं चेंज कर सकते हैं, दूसरा बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में नहीं ला सकते हैं, देख ही रहे हो आप, और मोशन की डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को, स्पीड को चेंज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाना, क्योंकि स्टार्टिंग से जो बच्चे देख के आ रहे होंगे, भाई मैं बहुत बार बता चुका हूं सारे क्वेश्चन, स्टार्टिंग से देखो, ओके। ये एस चांद की सीरीज, स्पीड को नहीं चेंज कर पाएंगे बैलेंस फोर्सेस, और क्या नहीं कर पाते, ये डायरेक्शन को नहीं चेंज कर पाते हैं। लेकिन क्या करते हैं बैलेंस फोर्सेस, तो जवाब है बैलेंस फोर्सेस शेप और साइज को चेंज कर देते हैं। बैलेंस फोर्सेस क्या करते हैं, शेप एंड साइज को क्या कर सकते हैं, कैन चेंज, ठीक, ओके। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जब बहुत सारे फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, उसका नेट रिजल्टेंट कितना आ रहा हो, 0, तो ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। बैलेंस फोर्स क्या कर सकते हैं, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, किसी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, रुकी हुई बॉडी को चला नहीं सकते हैं, चलती हुई बॉडी को रोक नहीं सकते हैं, स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हैं, बॉडी की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हैं। अब अनबैलेंस फोर्सेस देखो, अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका नेट रिजल्टेंट 0 नहीं आता है, जिसका नेट फोर्स 0 नहीं आता है। जैसे कि आइए एग्जांपल देते हैं आपको, ये वाला डायग्राम नोट कर लो पहले, बैलेंस फोर्स में नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए अनबैलेंस का एग्जांपल, अनबैलेंस में आप एक टॉय कार का एग्जांपल दे दो, टॉय कार का, ठीक, टॉय कार का, ठीक। ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक टॉय कार है, खिलौने वाली गाड़ी है, इसमें भी वही होगा, खिलौने वाली गाड़ी का वेट कहाँ लगेगा, ग्राउंड पे, ग्राउंड इसको एक रिएक्शन देगा, ये तो रिएक्शन ऊपर, और यहाँ पे वेट तो उसका लग ही रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन किसको बैलेंस कर लेगा, वेट को, यानी कि जितना रिएक्शन है उतना ही वेट है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, ये कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि जितना वेट है उतना ही रिएक्शन मिलेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मान लो +5 ये तो -5 ये, या +5 ये -5 ये, प्लस माइनस डायरेक्शन को दिखाने के लिए लगा रहे हैं, अगर ऊपर वाला फोर्स प्लस है तो नीचे वाला माइनस है, नेट फोर्स 0 आ गया, ठीक। तो ये तो हो गया बैलेंस फोर्स, इसको छोड़ो। अब आपने इसको ऐसे पुश किया, तो ये वाली डायरेक्शन में आपने इसको एक पुश दिया,
ठीक, जब आप स्टार्टिंग में पुश करते हो, ठीक है, तो ये नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि जितना आपने पुश किया उतना ही फ्रिक्शन बन जाता है, इधर उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है, अब कैसे पैदा होता है, वो कैसे बनता है 11th क्लास में आप पढ़ोगे। लेकिन जैसे आप पुश करते हो, फ्रिक्शनल फोर्स इसको मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिट होती है भैया। आपने लगाया 1 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स बन गया 1 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपने लगाया 2, फ्रिक्शन फोर्स बन गया 2, आपने लगाया 3, फ्रिक्शन फोर्स बन गया 3। फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट तक बनता है, उसके बाद नहीं बन पाएगा। ठीक, तो आपने 3 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, 4 न्यूटन। अब फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को केवल 3 तक बना पा रहा था, तो वो 3 का 3 बेचारा रह गया। अब क्या होगा? आपने लगा दिया 4 न्यूटन। अब 4 न्यूटन जैसे ही आपने लगाया तो आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और बॉडी इधर मूव कर जाएगी। तो ये अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल है। क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स ने आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाया, अनबैलेंस हो गए फोर्सेस। ठीक, तो ये जो पुश है, व्हेन पुश इज मोर देन, व्हेन पुश इज मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन पुश इज मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स, जब पुश फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये वाली, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल बनता था 3 न्यूटन, तो माइनस का लेते हैं क्योंकि इधर है, और पुश आपने लगाया 4 न्यूटन का, तो बताओ 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन के नेट फोर्स से बॉडी इधर मूव कर जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ है, यही चीज़ मैंने लिखी कि नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ नेट फोर्स लगेगा, बॉडी मोशन करने लगेगी, बस यही है। तो याद रखिएगा, ये अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल है। कौन कौन? यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो पुश हमने कर दिया है, जब पुश को हमने फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा कर दिया है। ठीक, तो ये चीज़ है। ओके, नाउ यहाँ पे अच्छा एग्जांपल भी दिया है, देखिए, इफ वी पुश अ टॉय कार लाइंग ऑन द ग्राउंड वी फाइंड दैट द टॉय कार स्टार्ट्स मूविंग, दिस इज बिकॉज द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय आवर हैंड, मतलब जो हमने पुश दिया है, इज नॉट बैलेंस्ड बाय द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टॉय कार। ओके, हमने जो पुश लगाया है वो अदर फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं उसके द्वारा बैलेंस नहीं हुआ। अदर फोर्सेस रिएक्शन और वेट, रिएक्शन वेट तो बेचारे आपस में ही कैंसिल हो गए, तो हमारे हैंड के द्वारा लगाए गए फोर्स को क्यों ही बैलेंस करेंगे भैया? हमने ऐसे लगाया हॉरिजॉन्टल में और वो कहाँ है? वर्टिकल में, तो उनको तो छोड़ ही दो। ठीक, तो हमारे पुश को अगर कोई बैलेंस भी कर पाएगा तो वो करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो अपने आपको एक लिमिट तक बस बना पाता है। तो पुश लग गया ज्यादा, चल जाएगी, नेट फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप दोगे अनबैलेंस फोर्स में। अब देखो अनबैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक, तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो आपका सब कुछ कर सकता है। मतलब क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस चला सकता है? ब्लू से लगा रहा हूं टिक, यानी कि हमने अनबैलेंस के लिए बता रहे हैं। स्टेशनरी को चला देगा अनबैलेंस, यस। मूविंग ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस स्टॉप कर सकता है, यस। अनबैलेंस फोर्स शेप एंड साइज नहीं चेंज करता है, याद रखना। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ओके, वीडियो को ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट करिए मैंने क्या बताया। इसके बाद पार्ट बी में इन्होंने हमसे क्या पूछा है? व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ रबर बॉल व्हेन वी प्रेस इट between our hand, what effect it produces, what effect is produced in the ball। अब देखो, रबर की बॉल आपने ली और दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे दबा दिया, जब आप इसको ऐसे दबाओगे बॉल स्क्वीज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, है ना। पहले बॉल ऐसी थी रबर की बॉल, अब ये ऐसे स्क्वीज हो जाएगी, ऐसे, ये देखिए ऐसे शेप चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से दबा दिया आपने ऐसे। तो जो फोर्स आप लगा रहे हो दोनों हाथों से वो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। सपोज 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हो, 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हो, ये देखिए ऐसे ऐसे 5 इधर से 5 इधर से, इक्वल है ना, ऑपोजिट फोर्स है, एक ही बॉडी के ऊपर है, तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। इधर वाला हो गया +5, इधर वाला हो गया -5, +5 -5, नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो ये बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल है जो हमने दोनों हाथों से ऐसे लगाया। तो ये बैलेंस फोर्स क्या कर सकते थे? याद करो, शेप और साइज को चेंज कर सकते थे। तो बॉल का जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगी, उसका बॉल जो है बॉल थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग हो जाएगा, है ना, समझ गए ना, शेप चेंज होगा। ऑब्लॉन्ग का मतलब शेप स्फेरिकल टू ऑब्लॉन्ग हो जाएगा, पहले गोलाकार थी बॉल, अब ऐसी ऑब्लॉन्ग टाइप की हो गई ऐसी। ठीक, नाउ यही बात है, देखिए कह रहा है आंसर में, द बैलेंस फोर्सेस चेंज द शेप ऑफ द रबर बॉल व्हेन वी स्क्वीज इट, जब हम उसको दबाते हैं शेप चेंज हो जाएगा। क्यों? व्हेन वी प्रेस द रबर बॉल बिटवीन आवर हैंड द शेप ऑफ द बॉल
ऑल्टर फ्रॉम स्फेरिकल टू ऑब्लोंग, ठीक है, स्फेरिकल से ऑब्लोंग शेप हो जाता है, ऑब्लोंग शेप नहीं पता गूगल करके देख लो। दिस इज बिकॉज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस आर अप्लाइड बाय हैंड, हमने दोनों हाथों से इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाए हैं एक ही बॉडी के ऊपर, ये बैलेंस फोर्स है, 5 न्यूटन इधर से 5 इधर से, नेट फोर्स कितना आ गया 0, तो बैलेंस फोर्सेस है, दोनों हाथ से लगाए गए जो फोर्स है, ठीक, तो इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट हैपेंस टू द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन अ बस व्हेन द बस टेक्स अ शार्प टर्न। ओके, अब देखो कह रहा है कि भाई अगर कोई पैसेंजर बस में बैठा है और बस जा रही हो, अचानक से बस ने टर्न ले लिया, शार्प टर्न, अचानक से मुड़ गई, ये ऐसे कभी आपने फील किया, बस में बैठे हो आप कभी, और बस कभी अचानक से ऐसे गोल चक्कर पे ऐसे मुड़ गई हो, या कोई मोड़ अचानक से आ गया हो, अचानक से शार्प टर्न ले लिया हो, ये बस ऐसे जा रही थी, ये ऐसे घूम गई, आपने क्या फील किया, सोचो, नहीं फील किया तो अगली बार फील करना। या आप कार में जा रहे हो, अचानक से किसी ने टर्न कर लिया, आप हमेशा फील करोगे, पता क्या, आप ऐसे बैठे हो, बस ऐसे जा रही है, बस ने इधर टर्न किया, आप इधर खिड़की की तरफ भागते हो, देखिएगा जरा, ऐसा लगता है जैसे ये आपकी बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन है खिड़की में जाके लड़ भी सकता है, कभी आपका सर भी ऐसे खिड़की में लग गया होगा विंडो में, ठीक, यानी कि आप साइडवेज चले जाते हो ऐसे विंडो की तरफ, ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। अब आप एक काम करो, सोचो, अज्यूम करो कि कोई बस जा रही है, ठीक, बस जा रही है और आप एक सुपरमैन हो, आप बस को ऊपर से देखते हो, ये इस तरीके से, और आप तो सब कुछ देख ही लेते हो, या बस मान लो ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ऊपर से दिखता है, तो बस का टॉप व्यू देखना है आपको, टॉप व्यू, ऊपर से आइए और ये बस को देखिए, बस जा रही थी और ऐसे मुड़ जाएगी, तो आइए जरा बस का टॉप व्यू देखते हैं, यानी कि ऊपर से बस को आप देख रहे हो, ठीक, ये देखिए ये बस है और ये कोई बंदा बैठा होगा इसमें बस में, ठीक, और बस का मोशन की डायरेक्शन ये थी, ये मोशन की डायरेक्शन थी। ओके स्टूडेंट्स, पर क्या हो रही है बस, और आप इसको ऊपर से देख रहे हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक, जैसे ही बस यहाँ पे टर्न करेगी इस तरीके से, ये बस आगे जाके शार्प टर्न लेगी इस तरीके से, जैसे ही बस टर्न लेगी, अब इस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यहाँ पर बैठा है, ठीक, और यहाँ पे विंडो होंगी साइड में, चलिए येलो कलर की विंडो बना देते हैं, ये बस की विंडोज़ हैं इस तरीके से, ठीक, ये बस की विंडोज़ हैं इस तरीके से। अब सुनिए ध्यान से, ये ऐसे जा रही थी तो बंदा भी ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में। अब बताइए, न्यूटन फर्स्ट लॉ से जो बॉडी मोशन में, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहती है, यानी कि वो जिस दिशा में जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, उसी डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से जाना चाहती है, ठीक, तो ये जो व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, जो पर्सन है, ये इसी डायरेक्शन में, ये इसे बस की डायरेक्शन में, ये इस तरीके से, ये इसी डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से जाना चाहता है, लेकिन बस ने क्या किया, बस ने टर्न ले लिया, बस की स्टीयरिंग घुमाई गई इस तरीके से, बस ने टर्न ले लिया। अब जब बस टर्न लेगी तो ध्यान से सुनिए, अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक तो कमर के नीचे का हिस्सा और एक कमर के ऊपर का हिस्सा, ठीक, तो जो आपके कमर के नीचे का हिस्सा यानी कि जो पैर है आपके, वो तो फ्लोर के कांटेक्ट में, सोचो बस की स्टीयरिंग घुमाई गई, तो जो बस की स्टीयरिंग है वो पूरी बस को कंट्रोल करती है, तो बस का जो फ्लोर है, जो बेस है बस का, जिसपे आपके पैर हैं, भाई आप पैर कहाँ रखते हो, बस के फ्लोर पे, ठीक है, तो आपके जो फीट है नीचे, वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो जैसे ही बस की फ्लोर टर्न लेगी तो आपके पैर भी टर्न हो जाएंगे, क्योंकि आपके पैरों के ऊपर भाई कुछ तो फोर्स लगा है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यस सर, तो पहले आपके जो फीट थे वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे थे, उस पर फोर्स लग गया बस की फ्लोर के द्वारा, क्योंकि बस की स्टीयरिंग घुमाई गई तो पूरी बस घूम जाएगी ना, तो उसके फ्लोर के कांटेक्ट में आपके पैर होने के कारण आपके पैरों पे फोर्स लगा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, यस सर, तो आपके पैरों की दिशा तो चेंज हो जाएगी, यहाँ बस जब आगे आ जाएगी, मान लो यहाँ पर बस आ गई, ठीक, और आप यहाँ बैठे हुए थे ना, आप यहाँ बैठे थे, तो आपके पैर तो उधर चले जाएंगे बस की डायरेक्शन में, ये इस तरीके से, लेकिन नीचे के भाग की बात करो, ऊपर के पोर्शन का क्या, ये कमर से ऊपर का हिस्सा, इस पे तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया, आपके कमर के ऊपर का जो हिस्सा है ये डायरेक्टली बस के फ्लोर के कांटेक्ट में थोड़ी ना है, तो ऊपर हमारे जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, तो अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो भैया ये अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करेगा, ये तो अभी भी स्ट्रेट लाइन में चलना चाहता है इस तरीके से, तो बॉडी का जो ऊपर वाला भाग है ये भी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहता है, तो नीचे वाला सोचो आपके पैर को पकड़ के कोई उधर खींच ले, हाँ, तो क्या होगा, सोचो ना, अचानक से कोई नीचे से पैर के पकड़ के इधर खींच ले, तो आप इधर ही तो गिरोगे, वही तो हो रहा है भाई। पैर कहाँ है, फ्लोर के कांटेक्ट में, वो उधर टर्न हो गए पैर, क्योंकि वो फ्लोर के कांटेक्ट में है, फ्लोर टर्न हो गई बस की, तो पैर भी टर्न हो गए, क्योंकि पैरों पे फोर्स लग गया, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ऊपर वाले बॉडी पे कोई फोर्स लगा नहीं, ऊपर वाले पोर्शन पे, तो वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था वो उसी डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ इनर्शिया से, तो सीधे चलना चाहता है, तो ऐसा लगेगा पैरों को किसी ने खींच लिया, और ये सीधे जाने की वजह से पैर जब कोई खींच लेगा तो ऐसा लगेगा हम इधर बाहर की तरफ गिर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए, और स्टेट ऑफ मोशन में भी अपनी स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट ऑफ मोशन में भी अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए
बॉडी बाहर की तरफ शीशे की तरफ जाती है, विंडो की तरफ जाती है, साइडवेज जाती। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको एग्जाम में लिखना क्या है, ठीक है, आपको लिखना बस इतनी सी बात है, क्या, व्हेन अ बस टर्न्स ऑन अ कॉर्नर शार्पली द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल साइडवेज। साइडवेज मतलब समझ ना, खिड़की की तरफ चला जाएगा, बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसका जो बॉडी का ऊपर वाला भाग है वो स्ट्रेट लाइन में ही अभी चलना चाहता है। तो बस, और ब्रैकेट में ये बात आपको जरूर लिखनी है, रीजन इसका इनर्शिया, इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, बस इतना लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये बात मैंने आपको बता दी। नाउ अब देखिए जरा, तो आप टॉप से दिख रहे थे तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा वो बंदा, आप समझ रहे हो, पैर निकल गए उधर, बॉडी छूट गई इधर, तो लगेगा शीशे की तरफ जा रहा है, ठीक। अब सुनो, पार्ट बी इसका लेते हैं, ओके। नाउ पार्ट बी में अगर आप देखोगे तो पार्ट बी में एक ऐसा डायग्राम आपको बना हुआ है आपकी बुक में, कह रहा है वाई आर रोड एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड वेरी मच वर्स देन रोड एक्सीडेंट्स एट लो स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में, इसके पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया, ठीक। तो मोमेंटम क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन का आप ये फील ले सकते हो कि ये देखिए, ये कोई बॉडी है, इसका मास फिक्स है, मास तो फिक्स है, धीरे से अगर हमने इसको फेंका, धीरे से मतलब स्लो स्पीड से, तो ये धीरे से चोट करेगा मेरे हाथ पे, अगर मैं तेजी से फेंकूंगा तो ज़्यादा तेज चोट लगेगी। तो जो चोट का लगना है, यानी कि बॉडी जाके सामने फोर्स लगा रही है, तो जब ज़्यादा तेजी से फेंकूंगा इसको तो इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा फोर्स लगा सकती है सामने जाकर, धीरे से फेंकूंगा तो कम फोर्स लगा सकती है। ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है इसको मेजर करते हैं मोमेंटम की हेल्प से। किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, मोमेंटम की हेल्प से। और मोमेंटम यानी कि अगर ये ज़्यादा तेज जाके चोट कर रही तो समझ जाना इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, यानी कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक। और अगर ये धीरे चोट कर रही है जाके सामने, धीरे फोर्स लगा रही है सामने, तो इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, यानी कि इसका मोमेंटम क्या है, कम है। अब मोमेंटम डिपेंड करता है दो बातों पे, मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक। ये बात मैं आपको कई बार पहले के क्वेश्चंस में डिटेल में बता चुका हूं। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए जरा, ये दो डायग्राम दिए, ये रोड एक्सीडेंट हुआ लो स्पीड में, यहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई स्पीड में जा रहे थे, स्पीड को वेलोसिटी बोल सकते हो, अगर इस बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो हम उसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं स्पीड को, ठीक है। तो यहाँ बहुत हाई वेलोसिटी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, ये देखिए गाड़ी के खच्चे पूरे उड़ गए, टूट फूट गई सब। तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए कि किसी कार का मास कितना है, 1000 किलोग्राम, ठीक है। ये देखिए, अगर वो ओनली 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ओनली जा रही, तब इसका मोमेंटम कितना होगा, P इक्वल्स टू एम इंटू वी। एम कितना है, 1000 इंटू वी, वी कितना है 2, 1000 इंटू 2 हो गया 2000, तो 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम होगा। लेकिन अगर यही मास 1000 वाली बॉडी, ये देखिए 1000 किलोग्राम इसका मास है, लेकिन इस बार अगर ये जाती कितनी स्पीड से, मान लो ये जा रही होती 50 मीटर पर सेकंड से, ये लीजिए, अब मोमेंटम कितना होता, P इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5 बंदा तो 5 होता है, और 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर हो गया आपके पास 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम, ये लीजिए, इसके पास 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम है, इसके पास ओनली 2000 है, ठीक है। तो कहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, यहाँ पर। तो जब ज़्यादा स्पीड से जाएगी तो ज़्यादा तेजी से सामने टक्कर करेगी, वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी सामने वाली बॉडी पे, ओके स्टूडेंट्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जिन बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट पता है उनके लिए बता रहा हूं। क्या हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहां से फॉर्मूला आया था F इज इक्वल्स टू एम इन द ब्रैकेट V माइनस यू बाई टी, याद है, ठीक है। ये m इन द ब्रैकेट V माइनस यू, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है, नीचे क्या है, टाइम है। पहले के क्वेश्चंस में बता चुका हूं, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट फॉलो करिए अगर नहीं पता आपको, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, यानी कि पर यूनिट टाइम में जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा, फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई करेगी। कौन सी बॉडी, जिसका चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। अब यहां पे देखो जरा, जब तक बॉडी नहीं टकराएगी, ये वाली जो बॉडी, जब तक बॉडी नहीं टकराएगी इसका मोमेंटम कितना है 2000, जैसे ही टकराएगी इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, क्यों, अरे भाई वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जब जाके टकराएगी तो रेस्ट पे आ जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी कि मोमेंटम को 2000 से कहां जाना है भाई, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से m इंटू वी से, फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, m इंटू वी, वी के जीरो होने से मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ मोमेंटम जीरो होना है, 2000 से जीरो होना है, कितने से, 2000 से जीरो होना है। ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे मोमेंटम 2000 से कितना होना है, फर्स्ट केस यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट केस में मोमेंटम 2000 से कितना हो जाएगा, जीरो। मान लो 1 सेकंड में ऐसा होता है, जैसे टकराएगी बॉडी, मान लो सामने वाली बॉडी के साथ इसका कांटेक्ट टाइम कितना, 1 सेकंड का, ठीक। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, 2000
स्टार्टिंग में मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम 0, तो कितना चेंज आ रहा है 2000 माइनस 0 2000 का। कुछ बच्चे निकाल रहे होंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो भी सही है, 0 माइनस 2000 आ जाएगा भैया, कोई बात नहीं है, वो भी सही है, माइनस साइन हटा दो, ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, ठीक, अपॉन में 1 सेकेंड, ठीक। तो 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है यहाँ पे 2000। अब सेकंड वाली कार को देखो, सेकंड वाली का मोमेंटम अभी टकराने से पहले कितना है 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। तो अभी इसका मोमेंटम कितना है 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका मोमेंटम है। मान लो कि ये सामने जाके किसी बॉडी में टकरा गई दूसरे कार में, ठीक, 1 सेकंड लगा टाइम और मोमेंटम हो जाएगा अब इसका 0। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना, 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है 1 सेकंड है। तो ये देखिए मोमेंटम में इतना ज़्यादा चेंज आया ये वाले केस में, और यहाँ मोमेंटम में 1 यूनिट टाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 यूनिट टाइम में मोमेंटम में केवल 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो कहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है, तो जवाब है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है, यानी कि जिस कार के पास ज़्यादा मोमेंटम स्टार्टिंग में होगा उसका मोमेंटम में चेंज यहाँ पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो 0 ही हो जाना है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसलिए ये कौन किसका, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये जाके सामने ज़्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिसका ज़्यादा होगा उसका फोर्स भी वो ज़्यादा अप्लाई करेगी, ठीक। तो जाके सामने ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी सामने वाली कार पे, तो भयंकर एक्सीडेंट होगा। अब सामने वाली कार पे अगर अप्लाई करेगी ये फोर्स, तो सामने वाली भी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन लो, इसने लगाया इस पे तो ये भी इस पे लगाएगी, समझ गए ना। इसलिए जिस गाड़ी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, और कब ज़्यादा होगा मोमेंटम, जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी, वहाँ बहुत ख़राब तरीके से एक्सीडेंट होगा, गाड़ी के सब पर खर्चे यहाँ पे उड़ गए हैं, देख सकते हो आप। ओके, सो अब आंसर क्या लिखना है देख लीजिए, कह रहा है आंसर देख सकते हो आप, कह रहा है कि कहाँ गया, यस फर्स्ट वाला बता दिया, सेकंड कह रहा है इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द रोड एक्सीडेंट ड्यू टू द व्हीकल्स ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड आर मच वर्स, ये बहुत गंदे एक्सीडेंट्स होते हैं जब गाड़ी तेज जा रही होती है, देन दोज विद द व्हीकल्स विद लो स्पीड, रीजन इज दिस इज बिकॉज द मोमेंटम ऑफ व्हीकल रनिंग विद ग्रेटर स्पीड इज high and cause a lot of damage to the vehicles and injuries to the passenger during the collision। असली बात मैंने आपको बता दी, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जिस बॉडी की स्पीड ज़्यादा होती है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होता है, जिसकी स्पीड कम होती है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होता है। न्यूटन सेकंड लॉ से आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई करेगी वो बॉडी। ओके, नोट कर लीजिए।